साथ मैं अदिति त्यागी महाराष्ट्र की महाभारत की बात करेंगे, क्योंकि एक तरफ संजय निरुपम के संजय राउत पर हमले हैं तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के चंद्रपुर में और साथ ही आपको बता दें एक सार्वजनिक बैठक को वो संबोधित करने वाले हैं। वहीं इससे पहले छत्तीसगढ़ के बस्तर में प्रधानमंत्री ने विजय संकल्प शंखनाद रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि वो धमकियों से नहीं डरते, भ्रष्टाचारियों को वो जेल भेजकर ही मानेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पहली सरकारों की पहचान भ्रष्टाचार थी। 2014 से पहले लाखों करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार की याद उन्होंने दिलाई और साथ ही कहा कि बीजेपी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। पहले कहा जाता था 1 रुपया भेजेंगे तो 5 पैसे पहुंचेंगे, लेकिन अब ये खेल खत्म हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने 34 लाख करोड़ गरीबों को दिए हैं और साथ ही जो उन्हें लूटने वाले थे उनका लाइसेंस छीन लिया है और जिनसे छीना है ये लाइसेंस आज वही मोदी को गाली दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो बीच में बिचौलिए हुआ करते थे वो उनसे नाराज है क्योंकि इनकी कमाई बंद हो गई है और साथ ही लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा जो उनका संबोधन था छत्तीसगढ़ में वहां पर। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सीट शेयरिंग अरेंजमेंट की अनाउंसमेंट करने वाला है और साथ ही संजय निरुपम की तरफ से भी एक बड़ा हमला किया गया है जिसमें वो संजय राउत को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और खिचड़ी स्कैम का मास्टरमाइंड किंग पिन वो संजय राउत को बता रहे हैं। पहले चरण की लोकसभा चुनाव से पहले जहां दिग्गज नेता लगातार रैलियां कर माहौल को अपने पक्ष में करने में जुटे हैं, तो वहीं जुबानी जंग भी चरम पर है। वार पलटवार के खेल में कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता। कुछ ऐसा ही हाल महाराष्ट्र की सियासत में भी दिख रहा है। पीएम मोदी और योगी के दौरे से पहले यहाँ की सियासत 7वें आसमान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिशन 45 को धार देने के मकसद से महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में एक रैली को संबोधित करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी एक सार्वजनिक बैठक को भी संबोधित करने वाले हैं। वहीं इससे पहले पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ का दौरा किया, जहां से विपक्ष पर चुन चुनकर निशाना साधा। अनेक दशकों बाद देश ने भाजपा की स्थिर और मजबूत सरकार देखी है। हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही गरीब का कल्याण। आजादी के बाद दशकों तक गरीब की जरूरतों को कांग्रेस की सरकारों ने नजरअंदाज किया। भ्रष्टाचार ही देश की पहचान बन गई थी। 2014 में सरकार में आने के बाद मोदी ने कांग्रेस की लूट का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया है और मोदी ये लाइसेंस इसलिए कैंसिल कर पाया क्योंकि आपने मोदी को लाइसेंस दिया था। एक तरफ जहां पीएम मोदी की हुंकार सुनाई देने वाली है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज विदर्भ के दौरे पर हैं। योगी महाराष्ट्र के वर्धा, भंडारा और नागपुर में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। वहीं योगी के दौरे को लेकर शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत ने जोरदार वार किया है। राउत ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ को यूपी में रहना चाहिए क्योंकि वहां स्थिति गंभीर है। यूपी में स्थिति जितनी दिखती है उससे कहीं अधिक गंभीर है। वहीं कांग्रेस से निष्कासित संजय निरुपम ने खिचड़ी घोटाला मामले में संजय राउत पर बड़ा हमला बोला। निरुपम ने कहा कि इस खिचड़ी घोटाले के किंग संजय राउत हैं। इस घोटाले में संजय राउत ने अपनी पत्नी, भाई और बेटी के नाम पर पैसे लिए हैं। जिस कंपनी को खिचड़ी का ठेका दिया गया उसे राउत और उनके परिवार और दोस्तों को 1 करोड़ रुपए मिले हैं। उत्तर पश्चिम विभाग के शिवसेना के जो उम्मीदवार हैं खिचड़ी चोर, उनको ईडी ने बुलाया है, लेकिन निश्चित तौर पर खिचड़ी चोर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो पूरे खिचड़ी घोटाले के किंगपिन हैं, ये हैं शिवसेना उबाठा के प्रवक्ता श्री संजय राउत। संजय राउत जी खिचड़ी घोटाले के सूत्रधार हैं और ये जो घोटाला हुआ है
इसमें उन्होंने अपनी बेटी के नाम पे, भाई के नाम पे और उनका जो पार्टनर है उस पार्टनर के नाम पे पैसे लिए। बता दें कि महाराष्ट्र के विदर्भ में 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए मतदान होगा, जिसमें नागपुर भी शामिल है। यहाँ से केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता नितिन गडकरी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र की सियासत में गदर मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। डॉक्टर सीमा मलिक, एनसीपी शरद पवार गुट का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। विक्रम सिंह यादव, यूबीटी उद्धव शिवसेना से ताल्लुक रखते हैं, और सैयद जवाद पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे सबसे पहले तो विक्रम सिंह यादव जी, आपसे सवाल है, और सवाल जो अभी थोड़ी देर पहले संजय निरुपम उठा रहे थे वो सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। एक और भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो खिचड़ी घोटाला हुआ उसमें नेताजी तो दोषी हैं ही, लेकिन जो उसका किंग पिन है वो बता रहे हैं संजय राउत को। आदित्य जी, संजय निरुपम को अभी पता चला है क्या ये बात? इनको पहले से बताना चाहिए था। अब उनको बेचारों को पार्टी टिकट नहीं दे रही, कांग्रेस ने उनको निकाल दिया। अब वो जो है ना, वो खुद ही डिप्रेस हो रहे हैं। अब वो सोचे और कुछ नहीं तो चलो शिवसेना को ही बदनामी करो, तो अब वो कुछ न कुछ तो करेंगे ना। उनको टिकट किसी ने दिया नहीं तो क्या करेंगे वो? अगर ये सच्चे होते, अपने आप को इतना ये पाक साफ बोलते हैं, तो इनको जब इनको पता था, इनको तो पहले बताना चाहिए था। ये क्या बात कर रहे हैं? आज इनको जब टिकट नहीं दी तो ये ऐसे कह रहे हैं, और ये ऐसे जिद कर रहे हैं। उस सीट से पहले हारे हुए हैं और ये बेतुकी जिद कर रहे थे, इसलिए कांग्रेस ने इनको निकाला। तो ये पहले अपने आप का देखें, फिर किसी और पे आरोप लगाएं। नहीं, वो तो इसीलिए तो कह रहे हैं, उन्हें तो पार्टी इसीलिए छोड़नी पड़ी ना, क्योंकि आपकी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया गया जिसकी इंटेग्रिटी पर वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। ये तो वो डे वन से बोल रहे हैं। हाँ, तो शिवसेना की सीट थी, वो पहले भी शिवसेना उस पर जीती हुई थी। अब ये पहले हारे हुए थे, लाखों वोटों से हारे हुए थे, तो इसलिए उनको नहीं दी गई। तो इसमें अपने आप को, उनको अपनी कमी, जिसको अपनी कमी नजर नहीं आ रही वो तो दूसरों पर आरोप लगाएंगे ना। और ये जब ऐसा गंभीर आरोप लगा रहे, अगर इनको इतना पता था, इनको पहले से बताना चाहिए था जब इनके पास ऐसी जानकारियां थी। तो ये क्या मतलब है कि अब आप एक बदनामी के, ये तो यही होगा ना कि भाई खिसियानी बिल्ली खा नोचे, कुछ नहीं मिला तो चलो बदनामी सही किसी की। ये तो बदनामी करने वाले काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को बदनामी की बात अपनी जगह रही, लेकिन ये क्या कह रहे हैं संजय राउत की अगर बात करूं, वो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ को तो उत्तर प्रदेश देखना चाहिए, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। भाई डेमोक्रेसी है, कोई भी कहीं भी जा सकता है, इशू क्या है? हाँ, तो सही है ना। नहीं देखिए, ये क्यों बोलते हैं कि 400 पार 400 पार 400 पार है, तो क्यों योगी जी को इधर भेज रहे? भाई इनको इनको जब योगी जी भी चाहिए, ये सब भी चाहिए, तो ये फिर झूठे दावे क्यों करते हैं 400 पार? इनको ठाकरे जी का भी चेहरा चाहिए, ठाकरे साहब का भी चेहरा चाहिए। तो ये तो सर धुल में लठ मार रहे हैं कि 400 पार 400 पार। अगर 400 पार होती तो ठीक है, फिर योगी जी को यूपी में घुमाते, इधर आने की क्या जरूरत थी? ठीक है, विश्वास पाठक हमारे साथ है, बीजेपी के प्रवक्ता विश्वास पाठक जी। ये कह रहे हैं आप 400 पार की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आपको योगी जी को उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र क्यों लाना पड़ रहा है? देखिए, 2014 में हमने लोकसभा की 282 सीटें जीती थी। उसके बाद 303 सीटें जीती 2019 में। हम अपने आप से स्पर्धा करते और आगे बढ़ते हैं, इसलिए हम 400 पार कर रहे हैं। 370 हम अपने बल पे भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा के सांसद चुन के ला रहे हैं, और एनडीए गठबंधन के साथ हम 400 के ऊपर जा रहे हैं। ये जब हम पार करते हैं तो संगठन द्वारा ये सब शक्ति हम उसमें उपयोग में लाते हैं। संगठन की शक्ति यही होती है कि जो हमारे नेता है, वो सभी नेता संपूर्ण भारत भर जाते हैं और अपना प्रचार करते हैं। उसमें गलत क्या है? जब उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस होते हैं तो हमारे देवेंद्र जी फडणवीस महाराष्ट्र से वहां जाते हैं, और ये तो कॉमन चीज है, होती आती है। नहीं, वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में स्थिति बहुत गंभीर है, ये कह रहे हैं संजय राउत। उत्तर प्रदेश संभाल लें योगी आदित्यनाथ। वो ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र से कहीं ज्यादा जो स्थिति है वो उत्तर प्रदेश में गंभीर है। संजय राउत एक जोकर है, उनके कोई भी चीज को तवज्जो देना एक गलत बात है। वो स्वयं अपना घर देखे, उद्धव ठाकरे की शिवसेना देखे, और उनके डिपॉजिट कहाँ बचते हैं उसकी वो ज्यादा फिक्र करे। रहा उत्तर प्रदेश का सवाल, उत्तर प्रदेश में बहुत सुचारू रूप से सरकार चल रही है, इसीलिए योगी जी के नेतृत्व में दोबारा बड़े मेजोरिटी के साथ में भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुन कर आई है, इसलिए हमको उत्तर प्रदेश की चिंता नहीं है। चलिए ठीक है, पहले विक्रम जी, उसके बाद सीमा मलिक जी और फिर सैयद जवाद। जल्दी प्लीज। ये कह रहे हैं हम अपने नेताओं को सारी दुनिया में भेजते हैं, क्या दिक्कत है आपको? तो ये जैसे कह रहे ना, मेरे से सवाल है आदित्य जी, विक्रम सिंह जी आप ही से सवाल है, क्योंकि आप ही को जवाब दिया है ना उन्होंने।
हाँ हाँ, देखिए ये जैसे औरों को जोकर कह रहे हैं, ये जोकर कौन है तो पूरा देश देख रहा है। देखिए ये तो पहले जुमले मारते थे ना, अब उस जुमले का नाम हो गया गारंटी। ये किस प्रकार से बाइक स्टेज के ऊपर और गला फाड़ फाड़ के कहते हैं कि भाई हम गारंटी दे रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को हम उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे, और वो भ्रष्टाचारी कहाँ थे? भाजपा में। तो लोग हंस रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। आप मुझे बताइए कि जितने भी भ्रष्टाचारी थे, जितने भी, सारे के सारे बीजेपी में हैं। तो ये मतलब लोग देख के हंस रहे हैं, तो जोकर कौन है? तो चलिए ठीक है, पूरा इस देश पे देख बाद में रहा है। जवाब लूंगी। मैं भी पहले तो सीमा कुछ मलिक जी, वही सीमा मलिक जी, आप सुन रही हैं, देख रही हैं, बीजेपी बार बार 400 पार की बात कर रही है। आपका जो महाविकास अघाड़ी है उसमें किसी तरह के, उसमें भी रस्साकशी जो है वो सारी दुनिया ने देखी है। किस तरह से यूबीटी ने अपने कैंडिडेट्स कुछ सीटों पर अनाउंस किए, जिसे लेकर पवार साहब ने कहा कि अलायंस का धर्म ना भूलें। क्या अब सब कुछ ठीक है? सब कुछ ठीक है मैम। कल हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है एमबीए की, आपको पता ही है। और देखिए ये सब चीजें जो होती है ना, एक स्मॉल चीजों को बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाना, ये मतलब क्या एनडीए में जो अभी इनका सब कुछ सीट शेयरिंग ठीक से हो गई है? क्या एनडीए में कोई अनरेस्ट नहीं है? जितना अनरेस्ट उनके यहाँ है वो हमारे में कुछ भी नहीं है। 2-3 सीट्स पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी जो कि अब सॉल्व हो गई है, और कोई ऐसी बात है। तो देखिए मैं इसमें तो मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, आप लोग को पता ही चल जाएगा ये बातें। और कोई ऐसी रस्साकशी नहीं है। और देखिए जो ये संजय निरुपम जी जैसे लोग हैं जो कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, अभी तो कहीं भी नहीं है मेरे ख्याल से। और शायद जिनके लिए इतना बोल रहे हैं वो भी नहीं ले रहे उनको, तो उनकी बातों में इस तरह से हम लोग कोई ध्यान नहीं देते हैं। और देखिए आज एक बड़ी लड़ाई है लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है, जिसके लिए हम सब एक साथ हैं। जहां पर इतने लोग होते हैं वहां पर थोड़ी बहुत खटपट हो भी सकती है, वो कोई बड़ी नेचुरल बात है वो। पर जिस तरह से देखिए आप एक जो तानाशाही चलती है क्यों दिखाई दे रहा है? वो तो हमारे यहाँ है नहीं कि केवल 2 लोग जो कह देंगे वही करना है। और जो लोग यहाँ से अब गए हैं वो शायद रियलाइज भी कर रहे हैं इन बातों को। शायद हमारी पार्टी के भी जो लोग गए थे उनको अब आज 3-4 सीटों पे वो समझौता कर रहे हैं उनके साथ। तो हमें भी दुख होता है देख के इनफैक्ट, इतनी चीजें करने के बाद आज ये स्थिति है। और देखिए करप्शन की बात करते हैं, करप्शन आज आप देखिए किस तरह का बात नहीं करते ये लोग कभी भी अमीरों और गरीबों के बढ़ते हुए गैप की। केवल ये चीजें झूठे वादे करना। इलेक्शन जो आज है, इनके अपने सर्वे दिखा रहे हैं कि इनकी 180 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी मैम। चलिए ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूं। विश्वास पाठक जी कह रही है इनका आपका खुद का इंटरनल सर्वे ये कह रहा है 180 से ज्यादा सीटें नहीं है आपके पास। इनका इंटरनल सर्वे तो 2019 में भी था, 2014 में भी था। ये बहुत हास्यास्पद बात है, ठीक है, वो कह सकते हैं। जहां तक हमारा इंटरनल सर्वे, हम 370 के पार जा रहे हैं। उसका कारण यह है कि गत 10 साल मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जिस प्रकार की प्रगति की है, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट किया है, उसका नतीजा हमें दिखने वाला है। और मुझे बताइए, मान लो अगर मोदी जी नहीं तो फिर दूसरा कौन है? कौन इसमें प्रत्याशी या अपोजिशन में कौन है? क्या राहुल गांधी के पीछे जनता खड़ी है या शरद पवार के पीछे खड़ी है? इंडिया अलायंस की तो पूरी ऐसी की तैसी तहस बहस हो गई है। इसलिए जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार वापस मोदी जी को लाना पड़ेगा, क्योंकि 10 साल में जो चीजें की है वो चीजें अगर आगे बढ़ाना है, देश को अगर तीसरी अर्थव्यवस्था देश लाना है, 2047 तक उसको विश्वगुरु बनना है, तो मोदी जी को लाना बहुत जरूरी है। ठीक है, जवाब दीजिए सीमा मलिक आपका जवाब। जी वो कह रहे हैं कि आप मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे तो किसको बनाएंगे? राहुल गांधी को, शरद पवार को? कितनी सीटें हैं आप लोग के पास? हमारे पास फेस इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मुद्दे इंपॉर्टेंट होते हैं जनता के, जिनकी हम बात करते हैं, जिनकी हम बात नहीं करते हैं। केवल ये एक डिविसिव पॉलिटिक्स करते हैं और कुछ नहीं। देखिए जो आज जनता के मुद्दे हैं, करप्शन की बात करते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में क्या बोलेंगे ये लोग? पूछिए इनसे, है ना। जो शराब घोटाले की बात करते हैं, शराब घोटाले का जो किंगपिन है उसने इनको 55 करोड़ रुपए दिए हैं, उसके बारे में क्या बोलेंगे ये लोग? करप्शन की बात करते हैं, केवल अगर 90% लोगों को आप जो ऑपोजिशन के लोग हैं उनके ऊपर ही ईडी सीबीआई जाती है, और जब वो आपके पास आ जाते हैं तो बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं। कौन नहीं जानता इनकी वॉशिंग मशीन के बारे में? क्या हमें जनता को बताने की जरूरत है आज इस बारे में? ठीक है सीमा मलिक जी, जवाब लीजिए इस पे। विश्वास पाठक जवाब दीजिए। पुराना आरोप है, बार बार रोज डिस्कशन में यही आरोप लगता है, एजेंसीज का दुरुपयोग, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। देखिए, अगर आप इलेक्शन बॉन्ड की बात करते हैं तो वैसे तो वो एक सेपरेट डिबेट होगी, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। 2017 के पहले क्विड प्रो को इस प्रकार का पॉलिटिकल पार्टीज बेनिफिट लेती थी, और उसके ऊपर कुछ अगर रास्ता निकालना है तो अरुण जेटली जी ने एक रास्ता निकाला, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स लाए। बॉन्ड्स के माध्यम से टैक्स पेड मनी
यानी टैक्स पे करने के बाद में पैसा पॉलिटिकल पार्टी को दिया जाना था और उसके ऊपर सभी लोगों ने सहमति दर्शाई। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या कांग्रेस को नहीं मिले, क्या टीएमसी को नहीं मिले? केवल भारतीय जनता पार्टी को बॉन्ड ज्यादा मिले इसलिए इनके पेट में दुख रहा है। देखिए बॉन्ड्स इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिले क्योंकि इंडस्ट्री भी चाहती है कि देश के स्टेबिलिटी के लिए, मजबूती के लिए, एफडीआई के लिए भारतीय जनता पार्टी को लाना जरूरी है, इसलिए वो है। इसलिए वो तो एक अलग डिबेट है। जहां तक एजेंसियों का सवाल है, एजेंसी अपना काम स्वतंत्र तरीके से कर रही है। अगर किसी को उसमें दिक्कत है तो हमारे कोर्ट कायदे कानून है ना, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट भी जा सकते हो। ठीक है, ठीक है, सही है जवाब। ये आर्ग्यूमेंट पुराना है, ये कह रहे हैं कि सिर्फ बातें क्यों की जा रही है, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, हाई कोर्ट चले जाइए, जहां जाना है वहां चले जाइए। और ऐसा तो है नहीं कि खाली बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले। लेकिन यहां पर जो बड़ा सवाल है वो ये है, जो प्राइम मिनिस्टर भ्रष्टाचार को लेकर कह रहे हैं कि 1 रुपए में से 15 पैसे पहुंचते थे, अब पूरा का पूरा रुपया पहुंचता है। बिचौलियों की तकलीफ हो रही है, उन्हें तकलीफ हो रही है जो कमीशन या कट लेते थे। और आखिर के लिए लाले पड़े हुए हैं 270 पार के और बात कर रहे हैं 400 पार। तो 400 पार तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन हाँ 420 के थ्रू पार हो सकते हैं। उसका एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊं, हाँ मैं कह रहा हूं आज का जो पस मंजर ये है कि कौन से पॉलिटिकल पार्टी में कहां से लोग छोड़ करके आ रहे हैं, कौन किसके ऊपर आरोप लगा रहा है, कौन किस पार्टी में था, ये चुनावी मौसम में हर जगह चलता रहता है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से लोग छोड़ करके आते हैं और जाते भी रहते हैं। भाजपा से बहुत से लोग कांग्रेस में आ रहे हैं, कांग्रेस से बहुत से लोग भाजपा में जा रहे हैं। संजय रेड्डी का क्या सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं। पहले शिवसेना, शिवसेना के बाद कांग्रेस, कांग्रेस के बाद दूसरी जगह जो अपनी जगह रास्ता तलाश है। लेकिन मुझे हैरत की बात ये हो रही है कि चुनाव के अंदर जो केंद्रीय जांच एजेंसी है वो कैसा काम कर रही है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और चुनाव आयोग, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है कांग्रेस को लेकर के कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर कैसी टिप्पणी कर रहे हैं। और देखिए चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करता। अब तो ये खुला खुला खेल जो है फर्जीवादी खेलने लगे हैं और सत्ता पक्ष को डर ही नहीं है कि चुनाव आयोग देख रहा होगा, जो चाहो बोल दो। अगर यही कोई विपक्ष बोल देता है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होती है, चाहे ईडीआई करे, चाहे सीबीआई करे, चाहे विश्वास पाठक ये कह रहे हैं अब तो चुनाव आयोग भी आपके हाथ की कठपुतली है। जवाब आपका। देखिए ये सब बेबुनियाद बातें हैं, इन्हें अपनी हार पूरी तरह से आंखों से दिख रही है और हार के पहले ये इस प्रकार की ऐसी रोने वाली बातें चालू कर देते हैं। कभी ईवीएम मशीन की बात करेंगे, कभी चुनाव आयुक्त के ऊपर बात करोगे। इनका कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर भरोसा नहीं है, यही दर्शाता है। ये अनार्की पैदा करना चाह रही है देश में, जबकि मोदी जी एक स्टेबल सरकार देना चाहते हैं, सब एजेंसीज को स्वतंत्र देना चाहते हैं, उसके मुताबिक देश चल रहा है। इसलिए ये इनकी सब बेबुनियाद बातें हैं, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन बातें हैं। ठीक है, आप बेबुनियाद बातें कर रहे हैं, सही है जवाब है। जो रोजगार मांगता है उसके ऊपर लाठियां बरसाते हैं, इस बात का डर है। डर किसानों का है जिनके ऊपर आपने गोलियां चलाई, जिनके ऊपर पायलट गन से फायरिंग करी, जिनके ऊपर ड्रोन से जो है आपने आंसू गैस के गोले छोड़े, जिनको आपने खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी न जाने क्या रखा था। युवा जो बेरोजगार बैठे हुए हैं उनके ऊपर जो लाठियां चलाई, इस बात का डर है। अग्निवीर योजना लेकर के आकर के देश के युवाओं को जो खराब कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात करें, बेरोजगारी की बात करें सर, लेकिन आप सुनिए मेरी बात। बेरोजगारी आज की बेरोजगारी नहीं दिख रही आपको? अरे मुझे तो बेरोजगारी दिख रही है, पर आपको पिछले 60, 70, 75 साल में से उससे पहले के 2014 से पहले के साल नहीं दिख रहे बेरोजगारी के। बेरोजगारी 2014 के बाद से हुई समस्या है। 10 साल नहीं दिख रहे सरकार। नहीं 2014 2014 के बाद से बेरोजगारी आई है क्या? अरे सर सुनिए ना प्लीज, सही है जवाब। हिस्ट्रॉनिक्स में नहीं जाना है मुझे, मैं सीरियस डिबेट करती हूँ, ठीक है? ये ड्रामा की जरूरत नहीं है मुझे, ड्रामा की जरूरत नहीं है। आज आप जो ये बातें कर रहे हैं इनका आधार भी होना चाहिए, इनका आधार भी तो होना चाहिए। 2014 से पहले कितनी बेरोजगारी थी, इनके 10 सालों में कितनी बेरोजगारी बताइए? अभी बता दे रहा हूँ, 10 साल के अंदर बेरोजगारी दर भी बता दे रहा हूँ, हाँ बताइए मुझे, बताइए बिल्कुल बताइए। हाँ 10 साल के अंदर कंपैरिजन कर लीजिए। मैं 10 साल के अंदर इतनी कंपैरिजन तो मैं करूंगी, कंपैरिजन तो मैं करूंगी, लेकिन मैं ये भी बोल रही हूँ, सुनिए मेरी बात, कोई भी चीज आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करती है सर।
कोई भी चीज आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करती। कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे आप? नहीं डॉलर रुपए का कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे आप? नहीं, आप मुझे मत बताइए मैं क्या कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। सही है जवाब, आप अपनी आर्ग्यूमेंट को रखिए, मुझे मत बताइए मैं क्या कंपेयर कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। वैसे आपकी जानकारी के लिए मुझे नहीं पता आप कितना विदेश में रहे हैं। मैंने अपने 3 साल विदेश में बिताए, तो मुझे मत बताइएगा। और खाली डॉलर के साथ नहीं, स्विस फ्रैंक और यूरो के साथ भी कंपैरिजन आता है मुझे, तो मुझे मत सिखाइएगा। आप तो डॉलर पे ही अटके हुए हैं, मैं आपको स्विस फ्रैंक और यूरो का कंपैरिजन भी बता दूंगी। तो पहला जवाब तो आपके लिए ये है। जवाब लीजिए विश्वास पाठक से। ये मेरे साथ आर्ग्यूमेंट मत किया कीजिए, बहुत क्लियरली आप लोगों को बता रही हूं मैं। मेरे से डिबेट नहीं है, आपकी बीजेपी के प्रवक्ता से डिबेट है, वहां डिबेट कीजिए और लॉजिकल डिबेट कीजिए। विश्वास पाठक, जवाब आपका। देखिए, जहां बेरोजगारी का सवाल है, आपने सही मुद्दा उठाया। बेरोजगारी का विषय ये कई सालों से चल रहा था। जब से मोदी जी आए, मोदी जी ने सबसे पहले क्या किया तो डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स की। हमारी जो अर्थव्यवस्था 11वें पादान पे थी वो 5वें पादान पे आई। जब डेवलपमेंट होता है तो एक्टिविटीज बढ़ती है, एक्टिविटीज के लिए हाथों की जरूरत होती है, रोजगार बनता है। आप मुद्रा लोन के माध्यम से देखिए कितने लोगों ने उसका बेनिफिट लिया है। रोजगार यानी केवल रोजगार नहीं होता, उसमें स्वयं रोजगार भी आता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी आता है। इसलिए इसकी काफी चर्चा हम कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लोगों को काम मिल रहा है, ठीक है, सीमा मलिक इसलिए आपसे सवाल जीएसटी पूछना चाह रही है। सवाल सुनिए उनका, सवाल लीजिए। जी मैम, क्या मैं आंसर दे सकती हूँ? देखिए, जी, जो बात बोलिए। कंपैरिजन की बात होती है, आंकड़ों की बात है, सीएमआई के आंकड़े कुछ और कहते हैं, एनएसएसओ के आंकड़े कुछ और कहते हैं, पर मैम मेरा सवाल केवल इतना है कि आज हमारे देश में 60,000 पोस्ट निकलती हैं, उसके लिए 48 लाख लोग वहां पर अप्लाई करते हैं। हु आर दोस पीपल? वो अनएम्प्लॉयड लोग नहीं है। वो कौन है वो लोग जो वहां पर अप्लाई करते हैं, उसके बाद उनके पेपर लीक हो जाते हैं? तो शायद हमें अपनी जनता के लिए भी, ये पार्टियों से ऊपर उठ के कुछ जनता के लिए भी कुछ सोचना चाहिए। ये कहना कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, इससे बड़ी मतलब मैंने कोई इससे बड़ा झूठ नहीं सुना आज तक। जो ये बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर बैठ के हमको भाषण दे रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि 5वीं अर्थव्यवस्था है, हमें भी सुन के अच्छा लगता है बहुत कि 5वीं अर्थव्यवस्था है, पर ये जो अमीरी और गरीबों के लोगों का बीच का गैप है, उसको कौन देखेगा? उसको भी कोई देखेगा? कोई गरीबों की बात भी करेगा यहाँ पर? ठीक है, जवाब या लीजिए। केवल हम यही विश्वास देखते रहेंगे कि पाठक। हम 5वीं अर्थव्यवस्था हो चुके हैं? विश्वास आज हम पाठक। 143वें स्थान पे हैं। जल्दी से आपका जवाब विश्वास पाठक। देखिए, कैपिटल इकोनॉमी में गरीब अमीर ये सब होते हैं, एक सोशल इकोनॉमी नहीं है। जहां तक गरीबों का सवाल है, गरीबों के लिए मोदी जी ने क्या किया? आते से घर घर में नल कैसे जाए, जल कैसा जाए, टॉयलेट कैसे बने, गैस कैसा पहुंचे, इलेक्ट्रिसिटी कैसे पहुंचे, अनाज कैसा मिले उनको, ये सब चीजें मोदी जी कर रहे हैं ना। आप बता दीजिए आज की डेट में एक क्या होता गरीबों के लिए हो रहा है ना। पकौड़े का ठेला भी नहीं इसलिए लग सकता देखिए, उसमें। अर्थव्यवस्था में गरीब अमीर सभी के लिए एक प्रकार से काम हो रहा है। केवल देश के इसलिए कुछ अमीरों को फायदा पहुंचा कर आप एक मिनट मैम, लेट हिम फिनिश प्लीज मैम, प्लीज जी। नहीं, ये देखिए मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये जो कैपिटल अर्थव्यवस्था होती है, इसमें इसी प्रकार की मुक्त अर्थव्यवस्था है। इसमें अमीर बन सकता है, लेकिन गरीबी के लिए हम क्या करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गरीबों के हिसाब से मोदी जी ने जो किया उसकी मैंने आपको गिनती गिनाया है, और इसलिए यही गरीब हमारा जो वोट बैंक है, आज वो लाभार्थी है। ये लाभार्थी आज मोदी जी के साथ में है, और यही दिक्कत ये अपोजिशन के साथ में है, इसलिए इस प्रकार की चिल्लाहट कर रहे हैं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं गरीब मोदी जी के साथ है, इसलिए विपक्ष में बौखलाहट है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे इस डिस्कशन का हिस्सा बनने के लिए। तो बेरोजगारी हो, गरीबी हो, विकास हो, उसे लेकर हर पक्ष के पास अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं, और इन सभी आर्ग्यूमेंट्स को आपकी अदालत में पहुंचाना यही हमारी कोशिश रहती है, और वही इस डिबेट के माध्यम से मैंने की है।